और कुछ रिक्वेस्ट भी आई कि देखिए जो भी कुछ खाड़ी युद्ध में हो रहा है, उसमें जो भी कोई तब्दीली होती है, डेवलपमेंट होती है, आप वीडियो हिंदी उर्दू में ही बनाइए। और मैं समझता हूँ ये बात भी जायज़ है। और उसका कारण ये है कि देखिए ये जो लड़ाई है ये आम लड़ाई नहीं है, बहुत अहम लड़ाई है। हर दिन इस लड़ाई का दुनिया पर असर पड़ रहा है, हमारे देश पे पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम क्या होंगे, कितने बढ़ेंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, गैस सिलेंडर मिलेंगे, किस दाम पे मिलेंगे, ऊर्जा कब मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सारे मसले हैं जो इस लड़ाई से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से 20% 20% दुनिया का तेल और बाकी और सब चीज़ें खाड़ी से आता है और पूरी दुनिया में जाता है। तो ये लड़ाई जो है बहुत अहम है। तो अब देखिए हुआ क्या कि एक हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोल रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं बमबारी करूंगा ईरान के ऊपर और ईरान की जो ऊर्जा की फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल और गैस की, उनको तबाह कर दूंगा। ईरान तो बिल्कुल साफ है, उनका कहना यह है कि देखिए अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करके जो जो चीज़ें हमारे यहाँ तबाह करेगा, हम वही सब चीज़ें जो खाड़ी मुल्क हैं जहाँ पर अमरीकी फ़ौजें बैठी हैं, हम उन मुल्कों में तबाह कर देंगे। सब जानते हैं अब खाड़ी मुल्क कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और यूएई। तो उन्होंने ये ऐलान कर रखा है ईरान ने। और ईरान जो है वो खामखा की बात नहीं करता, वो सीरियस है। तो अब सब दुनिया में हर लोग जो है वो सोच रहा था कि अब कब लड़ाई शुरू होगी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जो अपनी धमकी है उसको कब जो है इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। फिर अचानक क्या हुआ, कल जो कि संडे था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया कि ये जो मुझे लड़ाई करनी थी मैंने रोक दिया है। और उन्होंने दो कारण दिए उसके। एक, उन्होंने ये बोला कि ईरान के साथ मेरी डील हो गई है, ईरान मान गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको हम खोल देंगे। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे लड़ाई से पहले था वैसे हो जाएगा। हम जानते हैं 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया था, ईरान की फौज वहां बैठी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान के कब्जे में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो मान गए हैं। और दूसरा उन्होंने कारण दिया लड़ाई रोकने का कि बहुत सारे ये खाड़ी मुल्क हैं जो रिपोर्ट में बताया गया कि बहरीन है, कतर है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है। इन सब ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से कि देखिए आप लड़ाई को जो है इतना मत बढ़ाइए कि ऑयल और गैस की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह हो जाएंगी। तो ये जो पूरा एरिया है वेस्ट एशिया का, खाड़ी का, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, पेट्रो डॉलर्स का नुकसान होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इस कारण से मैंने लड़ाई रोक दी है। तो पहले तो हमें ये समझना है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है, कि जो अमेरिका है उसके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना इतना ज़रूरी क्यों है। तो आप मेरा वो पहले का वीडियो देखिए, पर जिससे कि मैं बात आगे ले जा सकूं, मैं बहुत संक्षिप्त में, ब्रीफ में, हर जो प्लेयर है वेस्ट एशिया में वो खास क्या चीज़ चाहता है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कब्जे से नहीं हटा, पहले जैसे फ्री नहीं हुआ, तो खाड़ी के मुल्क सोचेंगे कि देखिए अगर आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे टैंकर्स की, हमारी शिप्स की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा रहे हैं, तो हम जो अपना तेल और गैस है हम क्यों डॉलर में भेजें। तो पेट्रो डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रो डॉलर्स ख़त्म होने का मतलब ये है कि अमेरिकन इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका जो आज एक बहुत बड़ी ताकत है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है और ये बात ईरान समझता है। ईरान जो है उसका खास मकसद ये है कि जो अमरीकी फ़ौजें हैं वो पूरे वेस्ट एशिया से निकल जाएं। करीबन 50,000 फ़ौजें हैं जो 19 मेजर बेसेस में वेस्ट एशिया में आज बैठी हुई हैं। और वो ये भी जानता है कि हॉर्मुज़ बहुत ही अहम है, ये हमेशा ईरान के कब्जे में रहना चाहिए, बिकॉज यही तरीका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ से निकाल लेगा वेस्ट एशिया से। अब देखिए जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई खास लेना देना है ही नहीं।
उनका मसला ये है कि जो ईरान है, जिसका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो न्यूक्लियर बम ना बना ले। क्योंकि फिर जो उनका ख्वाब है ग्रेटर इज़राइल बनाने का, कि हम पूरे एरिया पे कब्ज़ा कर लेंगे और जो है हम ईरान को हरा देंगे, वो फिर नहीं हो पाएगा। और इज़राइल ये भी समझता है कि एक ऐसा वक़्त आ सकता है इस लड़ाई के बाद कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ से निकलना पड़े वेस्ट एशिया से, तो उसकी उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। तैयारी ऐसे करी है, अगर आप देखिएगा इस साल का सॉरी, जो उनका डिफेंस बजट है अमेरिका का, अमेरिका के डिफेंस बजट में एक खास पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, अमेरिका की फौज और इजराइल की फौज मिलके एक साथ काम करेंगी वेस्ट एशिया के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया से निकल भी जाते हैं तो अमेरिका फौज जो है वो फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। तो उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। अब जहां तक खाड़ी मुल्क हैं, उनकी दो परेशानियां हैं। पहली उनकी परेशानी ये है कि अगर वो वक्त आ गया कि अमेरिकी फौजें वेस्ट एशिया से निकले तो ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। तो वो डरते हैं अगर ऐसा हो गया तो ईरान जो है वो हमारे पे हावी हो जाएगा, वो ये चाहते नहीं। और साथ साथ उनकी ये भी परेशानी है कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई और हमारी जो ऑयल और गैस की फैसिलिटीज़ हैं वो सब खत्म हो गई, ऊर्जा की, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ना तो इन मुल्कों के पास खाना है, इनका खाना बाहर से आता है, ना इनके पास पीने का पानी है, इनके वो प्लांट लगे हुए हैं, वो खारा पानी जो है वो समुंदर का, उसको पीने के पानी में बनाने के लिए। लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाहर से वो सब लोग चले जाएंगे तो सारी तबाही हो जाएगी। और ये भी तैयारी कर रहे हैं ऐसे वक्त की कि हो सकता है कि अमेरिकन फौजों को निकलना पड़े। और यही कारण है कि जो सऊदी अरेबिया ने 2025 में किया था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था। तो अब खबर आई है कि जो कुवैत है, जिनका एक एग्रीमेंट था, एक साइन किया हुआ था पाकिस्तान का 2023 का, अब उन्होंने उसको लीगल कर दिया है। उसको कह दिया है कि हाँ, हम भी वैसा ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहते हैं जैसा सऊदी ने लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज से। और कतारी भी जो है वो भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। तो हर इंसान तैयारी कर रहा है आगे की। पर जो अभी मसला है जिसके कारण जो मैं वीडियो में समझाना चाहता हूं वो ये है, ऐसी क्या बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो हम जानते हैं बहुत झूठ बोलते हैं, पर उनकी आज क्या मजबूरी है कि ना तो वो ईरान पे अटैक कर सकते हैं, मैं मानता नहीं कि वो अटैक करेंगे और उनकी ऊर्जा की फैसिलिटीज उड़ा देंगे, और ना वो छोड़ के जा सकते हैं वेस्ट एशिया। छोड़ के जाना तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, क्योंकि पेट्रो डॉलर का मसला है। और वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं ईरान के ऊपर, उसके 6 कारण हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क जो होता है वो ऑयल के, पेट्रोल के रिजर्व रखता है कि कभी ऐसा वक्त आ जाए तेल ना मिले तो हमारे पास अपना रिजर्व होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। क्योंकि ये युद्ध जो है वेस्ट एशिया का, अब ये 6ठे महीने में है और 2 मार्च से यहाँ पे जो हरमुज़ है उसको बंद करा हुआ है ईरान ने। जहाँ एक वक्त पर शुरू में कोई 140 कमर्शियल शिप्स और टैंकर जाते थे हर रोज, अब जो है वो कुछ ही निकल पा रहे हैं। तो हर मुल्क जो है अपने जो उसके रिजर्व है पेट्रोलियम के, उसको इस्तेमाल कर रहा है। और आज अमेरिका की ये हालत हो गई है, अपने रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक रिपोर्ट ये बता रही है कि आज रिजर्व के लेवल अमेरिका में 1938 वाले हैं। मतलब जो 90 साल पहले उनके पास थे रिजर्व, वो आज उनके पास है। तो आप इसकी क्या अहमियत है आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, एक तो होती है मिसाइल और एक होती है मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। तो अभी तक को जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, उसमें अमेरिका ने बहुत सारी मिसाइल्स और रोकने वाली मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। और आज ये हालत हो गई है, उनके पास मिसाइल कम है और इंटरसेप्टर मिसाइल तो और भी कम है, कि आज जितने भी उनकी अमेरिकन बेसेस हैं उनको बचाना तो एक तरफ रहा, वो इजराइल जो उनका खास है, एलाई है, जो खास मुल्क है,
वो उसको बचाने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो है नहीं उनके पास वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका जो है वो जंग नहीं शुरू कर पा रहा है। क्योंकि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ, ईरान के पास आज चाइना की काबिलियत है, उनकी स्पेस की काबिलियत है, जिसको बेदू 3 सिस्टम बोलते हैं, जिसके कारण आज वो पूरा देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, किस कंट्री में, वेस्ट एशिया में। और उनकी मिसाइल्स जो हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं, वो एकदम एक्यूरेसी से फायर कर रहे हैं। उनको रोकना आसान नहीं है। तीसरी कारण क्या है कि देखिए, कोई भी जो मुल्क होता है, बड़ी ताकत, उसको वक्त लगता है कि आपकी जो पीस टाइम प्रोडक्शन होती है मिलिट्री की, मिसाइल्स की प्रोडक्शन और मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल की प्रोडक्शन, इसको चालू करने में वक्त लगता है। और ये लड़ाई जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, इतनी अचानक हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा ही नहीं था कि इस कगार पे आके खड़ी हो जाएगी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो कमी पेशियाँ हैं, वो उसको सालों साल लगेंगे भरने के लिए। ये खत्म अचानक से नहीं भरी जा सकती। और ये सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान की तरह कि साहब अगर लड़ाई हुई तो आप जाइएगा अलग-अलग मुल्कों में जहाँ से आपने हथियार लिए हैं और उनसे कहिएगा कि आप हमें एम्युनिशन दे दीजिए, मिसाइल दे दीजिए, फलाना दे दीजिए, ढिमकाना दे दीजिए, वो हालत नहीं है। अगला कारण क्या है? अब ये भी एक सोच चल रही है कि किस तरीके से ईरान को डराया जाए। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास मिलिट्री का ऑप्शन है? क्या मिलिट्री इस्तेमाल करने का तरीका है? एयर वॉर अमेरिका कर चुका है, 40 दिन किया उन्होंने शुरू में, कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो ईरान की पूरी जो मिलिट्री ताकत है, वो अंडरग्राउंड है, तो उस पे कोई खास नुकसान नहीं कर पाए अमेरिकन्स। अब उन्होंने उसके बाद एक नेवल, अपना जो नेवी का है, उसको लगा रखा है वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, उसको बंद करा हुआ है, उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो अब बात चल रही है कि देखिए, जितने भी ज़मीनी रूट हैं ईरान के, जहाँ से ईरान का सामान आ रहा है, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको हम बंद कर देते हैं। तो कम आर्मी को लाके हम ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बेवकूफ़ी का आइडिया है। और क्यों है, मैं बताता हूँ। पहली बात, अगर अमेरिकन फ़ौजें जो आके उन रास्तों को बंद करेंगी, तो वो सब मरेंगे वहाँ पर। क्योंकि जैसे मैं बोल चुका हूँ, ईरान के पास ड्रोन है, मिसाइल है, एक्यूरेट है, कहाँ से फायर करेंगे इसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड से आती है, अंदर से आती हैं। और उनको एग्ज़ैक्टली पता रहेगा कि कौन-सा रूट है, वहाँ कितनी फ़ौज बैठी है अमेरिका की, तो वो सब मारे जाएँगे। और एक बार मारे जाएँगे तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बॉडीज़ घर जाएँगी अमेरिका, तो फिर दबाव पड़ेगा ट्रंप के ऊपर कि मैं और फ़ौज भेजूँ। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसी जंग शुरू करते हैं, जिसमें आपका जो हम मिलिट्री में बोलते हैं लिमिटेड एम होता है, तो वो ऐसी जंग बन जाती है जिसमें बहुत तबाही होती है, जिसको एट्रिशन बोलते हैं। तो ये कोई सेंसिबल, मतलब कोई दिमाग वाली बात नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कौन उनके एडवाइज़र हैं जिन्होंने उनको ये सलाह दी है। अगला उनका मसला क्या है कि अभी हाल ही में अमेरिका की जो कांग्रेस है, उनका जो लोअर हाउस है, उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है, एंटी वॉर रेज़ोल्यूशन, कि मतलब जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो जो लड़ाई है वेस्ट एशिया की, इसको बंद करें। देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ तक ताल्लुक है और फ़ौजों को लाने का, अगर मान लीजिए वो थोड़ी फ़ौज लाए, फिर और लानी पड़ी, उसके लिए अमेरिकन कांग्रेस की रज़ामंदी होनी ज़रूरी है, और वो तय नहीं है कि अमेरिकन कांग्रेस वो देगी। तो उस पे एक बहुत बड़ा चिन्ह है, उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अमेरिका तो वहाँ भी शामिल है। ये क्या कहते हैं, यूरोप की लड़ाई के अंदर, यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है रशिया के साथ। और अभी आप जानते हैं कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की थे, वो व्हाइट हाउस में थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी वहाँ मिले, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप हमें पैट्रियट मिसाइल दे दीजिए। वो भी मिसाइल रोकने वाली मिसाइल है, एंटी मिसाइल मिसाइल सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब वो कहाँ से देंगे? अगर वो हामी भर भी दी है उन्होंने,
जब उनको खुद नहीं है वेस्ट एशिया की लड़ाई के लिए, तो वो कैसे दे देंगे? तो इस लड़ाई के कारण जो स्टैंडिंग है अमेरिका की वहां पर दूसरी लड़ाई में, अब वो भी कमजोर हो रही है। अगला देखिए आप प्रॉब्लम, जो प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे ऑफिस में सेकेंड टर्म में, तो उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में क्या क्या हासिल करूंगा। उसमें खास नंबर 1 था कि मैं जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो अमेरिका के आसपास का एरिया है, वहाँ से मैं जितना भी ये चाइनीज और रशियंस जो वहाँ इन्फ्लुएंस है उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो अब सवाल ये, वो वहाँ पर क्या टाइम दे पाएंगे? या जो चीन का मसला है ईस्ट एशिया में, अब वहाँ पे कैसे टाइम दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ मसरूफ़ है पूरे इस लड़ाई के अंदर। तो जब आप इन सब बातों को देखते हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बुरे फंसे हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इन सब बातों को समझता है। ईरान ये भी जानता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते। ये वो इंसान है जिन्होंने 17 जून को एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, उसमें खुद साइन किया और उसी को तोड़ दिया और लड़ाई फिर से शुरू कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि वो बातचीत हो गई है हरमुज के बारे में ईरान के साथ, अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकन प्रपोजल क्या है। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उसमें 2 रास्ते हैं। या तो देखिए, जो जहाज अंदर जा रहा है उसको वहीं से वापस आना है। उसको 2 रास्ते हैं अंदर और बाहर जाने के। या तो वो ईरान के साथ की जो कोस्ट है वहां से आ सकता है, ईरान के रास्ते से, या ओमान के रास्ते से आ सकता है। तो अमेरिकन प्रपोजल जो कि खबरों में आया है वो ये है कि सारी जो शिप्स जा रही हैं अंदर तेल लेने के लिए, जीसीसी कंट्रीज में ऑयल वगैरह लेने के लिए, वो सारी जो शिप्स हैं वो ईरान के रूट से जाए और ओमान के रूट से वापस आ जाए। अब देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये पूरे उस पर कब्जे में है ईरान के। ईरान इस पे गौर कर रहा है। अगर ईरान को सूट करेगा तभी ईरान मानेगा, क्योंकि कब्जा नहीं छोड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ये तय है। और ये भी तय है कि जो एमओयू साइन किया है, जिसमें कुछ चीजें थी जो रख दी गई थी कि हम आगे धीरे धीरे बात कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जो आर्टिकल 1 है एमओयू का, जो बोलता है कि हर जगह लड़ाई बंद होनी चाहिए। ईरान के बहुत सारे एलाइज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, जैसे कि हिजबुल्ला हुआ, जैसे कि येमनी हुए, जैसे कि हमास हुआ, तो जैसे कि इराकी मिलिशिया हुआ। अब ईरान कहेगा कि नाम के साथ आप इन सबको भी पहले बंद करिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। देखिए, ईरान जो है वो डिप्लोमेसी चाहता है। ईरान चाहता है कि बातचीत से मसला हल हो। ईरान नहीं चाहता कि जंग हो, पर ईरान ये जंग जीत चुका है, इस बात को भी समझ रहा है। अमेरिका की आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो रही है? अमेरिका वो मुल्क है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, कोल्ड वॉर जीता, और यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, ऐसा वक्त था जब अमेरिका अकेली ताकत थी पूरी दुनिया की। तो उनमें इतनी ज़्यादा वो है, अपने बारे में सोच है कि वो किसी को अपने बराबरी का समझते नहीं, किसी से बात करने को तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर इस मसले से बाहर निकलना है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उसका रास्ता है। और रास्ता ये है कि आज जो है आपस में बात तो हो नहीं रही ईरान की और अमेरिका की। जो बीच के लोग हैं, जिसको मीडिएटर्स बोलते हैं, 3 ऐसे मुल्क हैं जो खबरों से हमें पता चल रहा है, जो मीडिएटर्स हैं, जो इन दोनों की एक की बात सुन के दूसरे को बता रहे हैं, फिर दूसरे की इसको बता रहे हैं। और वो मुल्क है कतर, टर्की और पाकिस्तान। तीनों में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो जो है हाईएस्ट लेवल पर बात कर पा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से भी डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं, और ईरान के जो टॉप लीडर है, जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी, उनके जो खास होंगे एडवाइजर, उनसे भी बात कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। दोनों को समझाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाएं कि आप बातचीत करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं है, पर पहले अमेरिका आए तो बातचीत करने के लिए। अब वही ड्रामेबाजी करनी जो उन्होंने 11 अप्रैल को करी थी
कि हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के अंदर। 21 घंटे के अंदर जो अमेरिकन टीम थी, वो जो जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट के अंडर आई थी, वो चल के उठ के चली गई। उससे काम नहीं चलेगा। ये आप अपनी एरोगेंस को छोड़ना पड़ेगा आपको कि मैं बहुत हूँ बड़ा, अब वहाँ आप जंग हार चुके हैं, ये असलियत है। इसको आप समझिए और हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, तो पाकिस्तान को भी इसमें बहुत मतलब जद्दोजहद करनी पड़ेगी दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा करने की, और प्रेज़िडेंट ट्रंप को नरमी के साथ ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईरान जो है वो आम-ताम मुल्क नहीं है और हमको उनसे बराबरी में बैठ के बात करनी है। तो ये है आज तक की बात, और ये मुझे लगा मैं आप तक ये इसको पहुँचा दूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।